हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे हिंदुस्तान में जो दौरा किया है बोरिस जॉनसन ने, उसके हवाले से क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर हुई हैं और क्योंकि ट्रेड एंड बिज़नेस की भी बात हो रही थी, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की भी बातें हो रही थी। क्या डेवलपमेंट्स हैं? इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ-साथ दौरा कश्मीर, मोदी जी का दौरा कश्मीर बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस हवाले से भी बात करेंगे कि जम्मू जा रहे हैं, कश्मीर नहीं जा रहे, क्या वजूहात है, क्या-क्या उन्होंने वहाँ पे करना है और मेरे ख़्याल में काफ़ी अरसे के बाद उनका ये दौरा है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे और इन दोनों चीज़ों के ऊपर, दोनों मुद्दों पे बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमीत साहब ने मुझे जॉइन किया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अच्छा लगा अ, आपसे। बहुत शुक्रिया सुमित जी। एक तो पहले बोरिस जॉनसन साहब का जो दौरा था, गालिबन 2 रोज़ा दौरा था, हम तो कुछ पिक्चर्स वगैरह और कुछ न्यूज़ उसको देख रहे थे। सोशल मीडिया पे भी आ रहा था और बाकी मीडिया के ऊपर भी उसको काफ़ी कवरेज मिल रही थी। जी, क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं, एक तो बिज़नेस और ट्रेड की उन्होंने बात की, रशियन ऑयल का भी हम सुन रहे थे, लेकिन सुना है कि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो जिस तरह अमेरिका के साथ है, उस पे भी कुछ मतलब बातचीत हुई है। तो क्या ऐसी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस दौरे के दौरान? देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये जो 2+2 था, ये अगर आप देखें तो ये प्री-प्लान्ड विजिट था, ये अभी प्लान नहीं हुआ। ये जो बोरिस जॉनसन साहब को आना था, तो एक प्री-प्लान्ड विजिट था। और अगर आपको याद हो, उन्हें लास्ट ईयर हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बन के आना था, यस, बट कोविड इतना बढ़ गया कि फिर उनको कैंसिल करना पड़ा। वो सेकंड बिल्कुल यार। आ गई थी, तो कोविड की वेव वगैरह आ गई, उसके कारण दिक्कत हुई। अब ये जो विजिट है, इट्स अ प्री प्लान विजिट। ये अभी मतलब ऐसा नहीं कि अभी प्री प्लान किया गया हो या कोई ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसके कारण प्लान हुआ। अगर आपको याद हो, आज से एक आध महीने पहले यूनाइटेड किंगडम ने कहा था, वी आर डिसअपॉइंटेड विद इंडियाज स्टैंड ऑन यूक्रेन एंड रशिया, यस, ये उन्होंने यस। कहा। उस पर भी काफी हमारे यहाँ डिबेट वेट हुई थी वो। पर जो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी, उसमें कोई चेंज नहीं आया, स्टैंड में कोई चेंज नहीं आया। और जब डॉक्टर जयशंकर ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी मिल्किंस को उनके सरजमीन पे ये बताया, इन अ वे इट वाज डिप्लोमेटिकली टोल्ड, काइंडली माइंड योर बिजनेस, कि भाई हम भी आपके ह्यूमन राइट्स देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे, आप भी बात मत करिए। तो वी हैव आल्सो थिंग्स टू टॉक। और रशियन ऑयल की तो वहां ये बात हुई थी फखर भाई, उन्होंने बोला था भाई जितना हम तेल एक महीने में लेते हैं, उतना यूरोपियन यूनियन तो एक आफ्टरनून में लेता है। और तीसरी कैट्स का एक्ट, जिसपे हमने काफी बात की आपने हुँ, हमने, हुँ, हुँ, हुँ। तो स्टैंड वही रहा जो मैंने आपको बोला था। डॉक्टर जयशंकर ने बोला, देखिए आपका एक्ट है, आप जाने क्या करना है, हमें तो इस पे कुछ बोलना नहीं है। भाई हुँ, लगाना लगाओ, नहीं लगाना लगाओ, ये आपकी मर्जी है, आपका एक्ट है। मतलब हमारा तीनों चीजों पे स्टैंड रहा। तो उसके बाद क्या, उस जब तीनों चीजों पे एक बड़ा फर्म स्टैंड रहा, मतलब एक फंडामेंटल चेंज ऑफ पॉलिसी रही। देखिए यूएस के पास दो प्रिंसिपल होते हैं फकर भाई, एक होता है डेमोक्रेसी, एक होता है ह्यूमन हुँ। राइट्स। ये ऐसा लाइसेंस टू किल है जिससे ये कहीं भी जाकर कुछ भी कराते हैं दुनिया में। अब डेमोक्रेसी की बात करें, उनसे बड़ी डेमोक्रेसी है यूएस से, जितनी यूएस की आबादी नहीं उससे 3 गुना लोग तो यहाँ वोट देते हैं, तो डेमोक्रेसी की तो बात खत्म हो जाती है। जी। और ह्यूमन राइट्स पे हमने उनको उनकी सरजमीन पे, उनके मीडिया पे सब जवाब दे दिया। अब ह्यूमन राइट्स वाला मसला भी हो गया खत्म। इंडिया ने स्टैंड चेंज किया नहीं, रशियन ऑयल का जवाब दे दिया, कैट्स का एक्ट का जवाब दे दिया। उस दिन के बाद आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम के तेवर नरम पड़ गए थे। हुँ, डिसअपॉइंटमेंट के बाद कोई ऐसा दूसरा शब्द आया नहीं। अगर डिसअपॉइंटमेंट होती, अगर आपको भाई तकलीफ होती, तो आप फिर यहाँ आते नहीं, आप ये विजिट पोस्टपोन कर हुँ, सकते, हुँ, आराम हुँ। से कर सकते थे। आपने विजिट पोस्टपोन किया नहीं, आप यहाँ आए। अब यूएस दौरे में फखर भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा जो हुई। अब जो जनरल लॉयड ऑस्टिन है, जो डिफेंस सेक्रेटरी जी, है, जी, बिल्कुल। ने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बोली। उन्होंने बोला कि भाई ये जो इंडिया रशिया से हथियार वथियार लेता रहा, क्योंकि ट्रेडिशनली हमने अपना टेक्नोलॉजी और हमने अपना एक्सेस इनको दिया नहीं, इसलिए रशिया के पास चले गए। बट आज हम सब कुछ देने को तैयार हैं। अब इससे एक नई बात फैल गई। उसके हुँ, भी कुछ दिन बाद जो हॉर्नेट, जो अमेरिकन का A-16 हॉर्नेट है, जो उन्होंने किसी को नहीं दिया, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन का परमिशन मांगा। राफेल वाले डेमोन्स्ट्रेशन कर चुके, हुँ, हॉर्नेट का परमिशन मांगा। और कल परसों अगर आपने देखा होगा, कल या परसों की बात है, 114 मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट्स, मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो जी, जी। होता है, उसके टेंडर अनाउंस किया गया है विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। $20 बिलियन का टेंडर है, $20 बिलियन जी, का। जी, बहुत बड़ी अमाउंट है। उसका अभी कल परसों में वो अनाउंसमेंट हो गई है। बट विल बी ऑन अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया स्कीम के अंडर आएगा। अब हुँ, क्या होगा, क्या होगा, वो निटिग्रिटीज वर्कआउट करनी बाकी। 20 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। 114 मल्टी एयरक्राफ्ट, मल्टी
मल्टी कॉम्पैक्ट रोल एयरक्राफ्ट लेने हैं, ठीक है जी। हुँ, हुँ। अगर ये मैं आपको क्यों कर रहा हूँ, ये कड़ियाँ जुड़ रही हैं, जी, ये जी, जी। जुड़ रही है। जी, जी। और कल ही जब ये जनरल ऑस्टिन का स्टेटमेंट आता है, सब चीज़ें बदल गई। जो हॉर्नेट उन्होंने आज तक किसी को नहीं बोला यार इसकी डेमोंस्ट्रेशन करवा लो, हम जी, हॉर्नेट देने को तैयार हैं। यूएस के 3 या 4 वेरिएंट इस बिड में पार्टिसिपेट होने को तैयार है, राफेल है, यूरोकॉप्टर है, यूरोफाइटर है, सब आ रहे हैं। जी। और ये जो मेक इन इंडिया है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, उसपे भी मतलब एग्रीमेंट है। हुँ, ये टेंडर कब होगा, फिर फाइनल होगा, टाइम लगेगा, बट कल या परसों ये हुआ। इसी दौरान फ़खर भाई बोरिस जॉनसन साहब यहाँ हैं। जब ओके। ये पैरेलल होता और ये अनाउंसमेंट यहाँ होती है, बोरिस जॉनसन साहब कहाँ है? हिंदुस्तान की सरजमीन पे। उन्होंने एक तभी बात बोली, बोला यार ये जो जहाज वाला है आपका, हम भी देने को तैयार है। वी आर रेडी टू हेल्प यू इन फाइटर जेट्स। उससे पहले जो स्टेट्समैन स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यूके के, उन्होंने हुँ, बोला इंडिया इज अ सुपर बिग इकोनॉमिक पावर एंड वी आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव रिलेशंस विद इंडिया। तो पहली बार हुँ, उन्होंने कहा ना इंडिया एक सुपर बिग इकोनॉमिक पावर है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा, वी आर नोबडी टू एडवाइस इंडिया ऑन द रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी, कोट अनकोट। वी आर नॉट एबल टू गिव सर, ना हम बताएंगे अब रशिया में क्या करो, ना कुछ करो, हुँ। अब अभी जो कंपनी कर रही है फखर भाई, वो है $20 बिलियन की। $20 बिलियन की डीलें बहुत कम आती है मार्केट में, मतलब जेट्स। बिल्कुल, इतनी बड़ी डील है। हाँ, और अभी फिर इसके स्पेयर्स, फिर इसका आर्मामेंट, फिर इसके मेंटेनेंस, तो ये करीब करीब एग्ज़ैक्टली। 30, 35, 40 बिलियन तक इसका हिसाब किताब बनता रहेगा। बिल्कुल। ये डील आ रही है, तो इसलिए जनरल ऑस्टिन साहब का भी उस दिन पलट गए, कह रहे हैं अच्छा यार सर, हम देने को तैयार हैं। अब बोरिस जॉनसन साहब भी, अच्छा सुमित जी, एक चीज़ छोटी-सी समझने की कोशिश करूँगा। वहाँ पे भी उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की और नासिया की कल स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, जो पार्लियामेंटेरियन ऑफ यूके है, उन्होंने बोरिस जॉनसन को कहा कि यू आर विजिटिंग इंडिया और आपको वहाँ पे बात करनी चाहिए। जी, इसका ये मतलब है सर कि ये सिर्फ़ हमारे साथ ड्रामेबाज़ी करते हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, हम जो साउथ एशिया के लोग हैं या जो भी है एशियंस हैं, हमारे साथ ये करते हैं कि अगर इनको ज़रूरत होगी तो ये हमारे ऊपर कहेंगे यार आप जो भी करें, लाइसेंस टू किल आपको हम दे देते हैं। लेकिन अगर हम इनकी कोई बात नहीं मानेंगे तो फिर ये हमें कहेंगे यार आपके मुल्क में तो ये बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही है। मतलब इसका ये इसमें कॉटेज इंडस्ट्री चलती है ह्यूमन राइट्स जी, की। जी। मैंने बोला ना उनके पास 2 ही लाइसेंस टू किल वाले हथियार है। एक तो जी, ये जी। डेमोक्रेसी, एक ह्यूमन राइट्स। डेमोक्रेसी की आप इंडिया में बात कर नहीं सकते, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी तो सब खत्म हो गई। जी, जी, अब जी। बचा ह्यूमन राइट्स। जब हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उनकी सरजमीन पे फखर भाई जवाब दे दिया, तो ब्रिटिशरों ने ह्यूमन राइट्स की बात ही नहीं छेड़ी। क्योंकि ओके। अगर उनको वहां उनकी जमीन पे जवाब मिल गया तो यहाँ ह्यूमन राइट्स छेड़ने की बात ही नहीं। अगर हुँ। यूके की लॉन्ड्री लिस्ट गिनाए, बहुत बड़ी लॉन्ड्री लिस्ट है ह्यूमन राइट्स की, फाइनेंशियल वायलेशंस की। मैं उसको थोड़ा बहुत उस पे भी बताऊंगा आज आपको। 2-4 चीजें ऐसी है जो दर्शकों को जानना जरूरी है, यूके में आखिरकार ऐसा होता क्यों है। अब एक तो उनका इकोनॉमिक एजेंडा, एक तो उनका एजेंडा था ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी जो ट्रेड है करीब 28 बिलियन पाउंड्स का है, 28 बिलियन इंडिया एंड यूके, और इट इज जी, जी। फेवर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉर इंडिया। ट्रेड सरप्लस है इंडिया का 4 से 6 बिलियन पाउंड का, जो वेरी जी, जी। करता है। जी, जी। हमारी इन्वेस्टमेंट वहां 10 बिलियन पाउंड्स करीब की है, उनकी 14 बिलियन की है। बाकी बाकी छोटा मोटा ट्रेड है जो इधर उधर अकाउंट नहीं होता, बट काउंट हुँ। होता है। जी। अब अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो यही ट्रेड बढ़ के 36 बिलियन पाउंड होगा, और थोड़ा इट विल बी स्लाइटली बैलेंस्ड इन फेवर हुँ। ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो पहले उनकी कवायद है कि एफडीए कर लो, और वो खुद ही कह रहे थे भाई दिवाली से पहले पहले इसको साइन करना है। हुँ, हुँ। फिर दूसरी बात आई जेट्स की, फिर तीसरी बात आई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। देखिए हुँ। चाइना से वो हट रहे हैं। बोरिस जॉनसन साहब ने अनाउंस किया बाय 2026 पूरा चाइना का हुआवे जेटी जहां भी एक भी इक्विपमेंट लगा उसको खत्म करना है। वी आर द बिगेस्ट सर्विस इंडस्ट्री आज के डेट में, वी ओवरटेकन यूके, जीडीपी में वी जी, जी। ओवरटेकन यूके। और उन्हें मैन पावर की जरूरत है, और उन्हें एक अगर चाइना से हटना तो दूसरा ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट है इंडिया। हुँ। दूसरा ब्रेक्सिट से हट गए, उनकी डिपेंडेंस ऑन यूरोपियन मार्केट इज नाउ वेरी लो। ही इज लुकिंग फॉर अ बिगर मार्केट। वो बिगर मार्केट के अगर चाइना को निकाल दो, वो है इंडिया। तो इंडिया से सप्लाई स्पेयर्स, मैन पावर, मार्केट, टेक्नोलॉजी, तो काफी सारी चीजें खुल गई। और उन्होंने ये जो ह्यूमन राइट्स की बात छेड़ी नहीं, लेकिन आप सर अच्छा ह्यूमन राइट्स वाली बात करें फिर आगे जाते हैं। जी, जी। उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात छेड़ी नहीं, और उन्होंने फकर भाई अभी रशिया यूक्रेन के लिए बात छेड़ी, न ये कहीं एजेंडा में आया, न ये कहीं मेंशन में आया। बस भाई डेवलपमेंट आज भी एक शायद 2 बिलियन के एमओयूज इसी में, डील्स इसी दौरान में साइन भी हो गई। जी, तो जी। इकोनॉमिक एजेंडा, कॉपरेशन और डेमोक्रेसी शुड कम टुगेदर, क्योंकि उनका इशारा कहीं ना कहीं कॉर्ड की तरफ भी था, कहीं ना कहीं। हुँ। और एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई, इन्होंने दबे शब्दों में पाकिस्तान का जिक्र किया विदाउट टेकिंग द नेम,
और एक कह ऑटोक्रेटिक। रहे थे, मतलब सुनने मुझे ये खबर भी आ रही थी कि हिंदुस्तान ट्राई कर रहा था कि वो कुल के पाकिस्तान का नाम ले, और जिस तरह होता है कि जी आप जो भी प्रेस रिलीज जारी करते हैं उसमें पाकिस्तान को लाजमी घसीटना होता है, तो ये मतलब कोई बात ही सुना है, उन्होंने नहीं माना बोरिस जॉनसन साहब ने इस बात नहीं, पाकिस्तान को उन्होंने नाम नहीं लिया, बट एक रेफरेंस दिया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला किसी की भी सरजमीन टेररिज्म के लिए को। यूज नहीं होनी चाहिए, अफगानिस्तान की। पर फखर भाई, अफगानिस्तान का रास्ता तो पाकिस्तान से आता ना, जी जी हमारा अफगानिस्तान से बॉर्डर तो मिलता नहीं। जी तो जी उन्होंने दबे शब्दों में कह दिया, और सबसे बड़ी चीज उन्होंने बोल दिया ऑटोक्रेटिक पावर्स। यहाँ हमारे मीडिया में गलत कवायद थी, या वर्ल्ड ओवर मीडिया में गलत कवायद। ऑटोक्रेटिक पावर मतलब रशिया। आप बताइए, जी जी रशिया से ना इंडिया को खतरा, ना यूके को खतरा। इंडिया और रशिया को किस ऑटोक्रेटिक पावर से खतरा है? चाइना से। ओके तो जिस परिप्रेक्ष्य में देखे, जिस संदर्भ में देखे, व्हेन वी लुक इनटू द कंटेक्स्ट, जी ही जी मेंशन्ड अबाउट चाइना एज ऑटोक्रेटिक, बिकॉज़ रशिया से ना यूके को खतरा, ना हमें खतरा है। तो हम्म हमें तो खतरा, हमें किससे प्रॉब्लम? हमें हम्म प्रॉब्लम है चाइना से। तो हम्म, ऑटोक्रेटिक पावर वो चाइना आया। और मैंने जो आपको पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, जी अगर जी डिस्कस कर चुके, ये ह्यूमन राइट्स वाला ना, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव चीज है। ये इन्होंने ना वो, समझ रहे हो, वो कभी भी ना वो हाथ में रख रखा है कि जब मर्जी उसको चला दो। भाई हम्म। ह्यूमन राइट्स, भाई ह्यूमन राइट्स, भाई तेरे ह्यूमन राइट्स, बोलो भाई तुम वो अच्छा, ठेकेदार। एक एक चीज और इससे, मतलब मुझे एक लाइटर नोट में, मैं वो बुलडोजर वाली तस्वीरें देख रहा था, और आजकल बुलडोजर का जिक्र आपके यहाँ सोशल मीडिया पे मैं देख रहा होता हूँ, क्योंकि लाजमी सी बात है, पाकिस्तान के और इतने मसले मसाइल में पाकिस्तान खुद फंसा हुआ है, लेकिन ये कि ट्विटर के ऊपर आप लोगों के जर्नलिस्ट और मुख्तलिफ लोग जो है वो बुलडोजर का जिक्र बहुत ज्यादा, बल्कि हैशटैग भी गालिबन चला। तो कहते हैं कि वो बड़े गलत टाइम पे वो बुलडोजर, पता नहीं शायद वो अपनी उनकी कोई कंपनी के वो हिंदुस्तान को मेरे ख्याल वो दे रहे हैं, तो वहां पे वो बैठे हैं, तो उसके ऊपर कोई, मतलब वो वैसे अनलाइटेड नोट आपसे पूछ रहा हूँ कि यार बड़े गलत टाइम पे बुलडोजर पे बैठे हैं बोरिस जॉनसन साहब। बोरिस जॉनसन साहब बुलडोजर में बैठ गए, और कल तो ये भी बोल दिया, जो मेरी बाजू में वैक्सीन लगा कोवैक्सीन, वो मेड इन इंडिया है। ये भी बोला उन्होंने कहा। जी और जी जो बुलडोजर की उनकी जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो 100 कंट्रियों को एक्सपोर्ट होता है। उन्होंने बोला जो हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 100 कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते हैं। रेंज रोवर में बैठा हूँ, वो भी आपकी गाड़ी है। मेरी बाजू में जो वैक्सीन लगा, वो भी इंडियन है। तो देखिए, वो आए थे फ्रेंडशिप दोस्ती को कर रहे। बाकी उनका ये फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, जहां जहां बुलडोजर जेसीबीज बनती है। तो उन्होंने उस पर गालबन एक फोटो वोटो खिंचवा ली। कल मंदिर भी गए थे, वहां कुछ जल वल भी चढ़ा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। पर अगर आप फखर भाई देखिए, 200 साल पहले जिन्होंने हमारे ऊपर, हमारे आपके ऊपर जिन्होंने राज किया, जिनकी हम कॉलोनी थी, तब तो एक ही कंट्री थी। आज उनके तेवर देखेंगे तो तेवर खत्म हो चुके हैं फखर भाई। आज वो तेवर, वो गोरे साहब घोड़े पे बैठ के चाबुक हिलाते हुए सफेद कपड़े पहनते, वो नहीं है। आज ना नजर झुका के बात की, नजर नजर उठा के बात की, नजर आंख से आंख मिला के बात की है। ये फर्क आया आज। ये फर्क आया आज। हाँ, ट्रेड करिए, हमें एड नहीं चाहिए, ट्रेड करिए, पर बराबरी का करिए। ये जो आप कॉटेज इंडस्ट्री चलाते हो ह्यूमन राइट्स के नाम पे, जिस डेमोक्रेसी के नाम पे आपने 50 बार 33 कंट्रियों में बॉम्बिंग की। अब मैं अब एक कंटेजियस पॉइंट भी है फखर भाई, ये जानना जरूरी है हमारे दर्शकों को, कंटेजियस पॉइंट क्या है। ये सब ट्रेड वेड ये सब ठीक है जी, कॉपरेशन क्वाड में भी, वो देखिए उनकी कवायद है क्वाड में भी आना। वो पूरा चाहते क्वाड में भी है, क्योंकि इंडो पैसिफिक नया फ्लैश पॉइंट है वर्ल्ड का, जियो पॉलिटिक्स का फ्लैश पॉइंट बनने वाला है। और अगर वो बड़ी डेमोक्रेसी, अगर वो न्यूक्लियर पावर है, यूरोप में 2 ही न्यूक्लियर पावर है। देखो जर्मनी के पास तो 20 अमेरिकन वेपन्स पड़े हैं। वेपन पड़ा है अभी जो अपना है यूके और फ्रांस के पास। तो वो भी कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में डेमोक्रेसी के नाम पे जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम बात हो चुकी, क्वाड कैन बी एक्सपेंडेबल। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा बोन ऑफ कंटेंशन क्या, हमारा क्या, दुनिया का बोन ऑफ कंटेंशन क्या उनके साथ। अभी पीछे मैं देख रहा था, हमारे नेशनल डिबेट था, एक बार हमारे नियाजी साहब ने फरमाया था कि भाई मैं ये जो नवाज शरीफ है, इसको मैं यूके से ले आऊंगा। मैं कहा भाई, यूके से आज तक कौन किसको ला पाएगा, आप कहां से ले आएंगे? पहली बात तो आपकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं। अब हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है फखर भाई, 1992 में साइन की, 1992 में। आज तक पता कितने लोग हम निकाल पाए? एक एक बंदा एक्स्ट्राडिट हुआ, क्यों? अब ये देखिए, दुनिया में जितने भी अली बाबा है, ये सारे यूके क्यों जाते हैं, ये हमारे दर्शकों को समझना जरूरी है। अब रशियन वॉरलॉर्ड हो, स्पेनिश हो, मैक्सिकन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी यूके क्यों जाता है यार? ये अमेरिका क्यों नहीं जाता, फ्रांस क्यों नहीं जाता, जर्मनी क्यों नहीं जाता, इसराइल क्यों नहीं जाता, रोमानिया, अल्जीरिया, अजरबैजान, मोरक्को क्यों नहीं जाता, ये यूके ही क्यों जाता है? इसके 4 कारण है फखर भाई। पहला कारण है, यूके कहता है जी आई एम पार्ट ऑफ यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसका मतलब आपको पता क्या है? जो वहां जज है ना, अगर आप बोलो भाई मुझे इस बंदे को एक्स्ट्राडाइट करना है, ये मेरे कुछ हजार करोड़ रुपए लेके भागा है, अगर वो जज कैन एज्यूम एंड प्रिज्यूम, इसके साथ वहां टॉर्चर होगा, इसे डेथ सेंटेंस होगी, ही कैन रिजेक्ट योर एक्स्ट्राडिशन, खत्म, उसका एक्स्ट्राडिशन होगा ही नहीं। इसीलिए मुशर्रफ साहब
ये जब जरदारी साहब, कोई भी ये यूके क्यों जाते हैं, ये विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब यूके क्यों जाते हैं? दूसरा इसमें एक्ट ऐसा, एक एक एफसीआरए करके है, एक यूरोप की अकाउंटिंग रेगुलेशन अथॉरिटी है, जो इन चीजों को देखती है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को। फखर भाई 17 साल में एक बंदे को कन्विट किया उन्होंने, एक बंदे को। लोगों के जूते घिस गए साहब, चप्पलें घिस गई, टांगे घिस गई, पैर घिस गए लोग, हमारे नहीं दुनिया भर के लोगों के। यूके के चक्कर काटते काटते 17 साल में एक फैसला हुआ है, आप खुद सोचिए। तीसरी बात, डॉइश बैंक खुद कहता है साहब, डॉइश बैंक खुद कहता है यूके में कम से कम $800 बिलियन इलिसिट मनी पार्क है, जिससे यूके की दुकान चलती है। ये डॉइश बैंक का कहना, कोट अनकोट। चौथी बात, यूके में भाई साहब एक बड़े जबरदस्त किस्म की लॉ फर्म्स है। उनमें क्या होगा, उनमें एक पाकिस्तानी लॉयर होगा और वो ब्रिटिशर होगा, पाकिस्तानी ऑरिजिन का वो ब्रिटिशर होगा। एक इंडियन लॉयर होगा और ब्रिटिशर होगा। अब वो लॉयर ऐसे खुद शीशे के घर में रहते हैं और हमारे घरों में पत्थर फेंकते, इसका तो ये मतलब। वही बता रहा हूं फखर भाई, चमत्कार क्या है। ये क्या करते, वो जो लॉयर हैं, ये स्पेशलाइज्ड फर्म्स है इन लोगों के लिए, बड़े लोग के लिए। जी जी। वो क्या करती, उन्हें इंडियन लॉ भी पता, उन्हें ब्रिटिश लॉ भी पता, उन्हें पाकिस्तानी लॉ भी पता, उन्हें ब्रिटिश लॉ भी पता, उन्हें पता है बीच में वाइट ग्रे एरिया का। अपने क्लाइंटों को वो ग्रे एरिया में रखते हैं। और फखर भाई सबसे इंपॉर्टेंट और पांचवी चीज, गरीब आदमी यूके नहीं जाता, बिल्कुल पैसे वाला ही जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। की अटैच लेके जाता और उसका खुले दिल से होता, आ मेरे भाई आ, तू कुछ भी करके आया हो दुनिया में, तू कितना भी कांड करके, तेरा स्वागत है, तुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। 5 लाख पाउंड दे दे और सिटीजनशिप ले ले, तो 5 लाख पाउंड आम आदमी तो नहीं दे सकता ना। नहीं निकाल। और ये जो पैसा है ना, पाकिस्तानी 12-14 करोड़ रुपया बनता है कम से कम भी। भाई साहब ये जो $800 बिलियन डॉइश बैंक कहता है, और उनके ऐसे कई सारे, ये तो एक बैंक का कहना, जो पैसा, जो वहां ऐसा पैसा पड़ा फकर भाई, वो आप जैसे मेरे जैसे लोगों के पास तो है नहीं। वो जो बड़े बड़े ये खलीफा है दुनिया के, यही लेके जाते हैं, तभी ये यूके जाते हैं। अब आप यूके गवर्नमेंट से बोलो भाई इनको एक्स्ट्राडाइट करो, बोलेंगे देखो भाई साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखे, इसमें हमारे हाथ बंदे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्षमा प्रार्थी है। इंसानियत के नाते हमने इनको पनाह दी हुई है। इंसानियत कौन से वही वाली ना। अच्छा सुमित जी, एक बात तो खैर इसमें बहुत हो सकती है और बहुत लंबी बात, आप मुझे पता है कि आप लास्ट प्लीज बोलते हैं। प्लीज। ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि दुनिया भर के हमारे दर्शक या लोग सोचते हैं यार ये सब यूके क्यों भागते हैं, यूके क्यों भागते हैं। बिल्कुल यूके में बोरिस जॉनसन भी इनको नहीं निकाल सकता जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होके ये लॉ। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सुमित जी, एक तो मतलब ये वाली बात हो गई। अब बात करते हैं जो मतलब आज विजिट है उनका, मोदी जी का कश्मीर का विजिट है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वो सिर्फ जम्मू जाएंगे, कश्मीर नहीं जा रहे हैं। एक तो इसका रीजन बता दे, और बाकी क्या ऐसी डेवलपमेंट्स है। सुना है कि बहुत ऑपरेशन वगैरह भी तेज हुए हैं। आज मैं कुछ इंटरनेशनल मीडिया की खबर पढ़ रहा था, तो मैं आपसे उस बारे में थोड़ा सा आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए कल फखर भाई जो आज का दिन है, अब तो हम आज की में बात करें, आज जी बिल्कुल पंचायती राज डे हम मनाते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जम्मू का एक विलेज चुना है, वहां जाके काफी स्कीम्स को वो काइंड ऑफ ओपन कर देंगे फॉर होल कंट्री। ओके, विलेज में नहीं, हर कंट्री में अप्लाई। और सेकेंड हाफ ऑफ द डे में उनका ऑलरेडी कहीं विजिट प्लान्ड है, और एक काजीगुंड से एक टनल बनाई है नई, काजीगुंड बारामूला शायद एक टनल बनी है नई, मेरे को जगह का एग्जैक्टली याद नहीं, एक नई टनल बनी, जिससे करीब जो हाईवे पहले एक टनल बनी थी तो उससे करीब 2 घंटे सफर कम हुआ था, और ऑल वेदर टनल। अब ये दूसरी टनल जो बनी है, अब इससे 1 या 1.5 घंटा सफर और कम होगा। तो अब जो हाईवे है एक तो ऑल वेदर है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या, अगर आपको जम्मू में काम है, आप श्रीनगर से चले, आप 5-6 घंटे में जम्मू पहुंच जाएंगे, काम करके शाम को श्रीनगर वापस, जिसमें पहले 12 से 14 घंटे लगते थे और 1 दिन लगता था। टनल का इनॉग्रेशन, ये उस जम्मू के विलेज में जाके ये पंचायती राज जो हमारा डे है उस पे जो भी स्कीम्स अनाउंस करनी वो करेंगे। और सेकंड हाफ में उनका प्रोग्राम ऑलरेडी कहीं और इंडिया में है, मुझे जगह याद नहीं रही, बट सेकंड हाफ इंडिया है। तो वो कुछ चंद घंटों के लिए जा रहे हैं, और मतलब वहां पे, क्योंकि वहां के विलेज में आप जानते हैं कि मोदी जी कई बार किसी जगह से कुछ करते, किसी जगह से, वहीं के विलेज में जाकर वो ओपन कर रहे हैं। तो इसीलिए एक छोटा हाफ अ डे प्रोग्राम, क्योंकि हाफ अ डे इज ऑलरेडी बुक्ड अवे और होंगे, तो 3-4 घंटे का ही प्रोग्राम है। एक मेन इनॉग्रेशन है, और ये पंचायती राज दिवस, और जो भी ये हमारी स्कीम्स है उस दिन उनको ओपन कर देंगे फॉर अक्रॉस इंडिया। ये अच्छा सुना है कि कोई 38,000 की 40,000 करोड़ की कोई मुख्तलिफ जो है स्कीमें अनाउंस करनी है उन्होंने जी। तो ये तो ये मतलब टनल, एक में कुछ खबर पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि श्रीनगर से पता नहीं दिल्ली तक कोई हाईवे को पता नहीं डबल कर रहे हैं, या शायद पहले रोड मौजूद होगी,
मैंने तो क्योंकि मैप शेप नहीं देखा, लेकिन वो न्यूज़ में पढ़ी थी मैंने, तो कह रहे हैं कि उसमें भी मतलब पहले पता नहीं कितने आवर्स लगते थे, अगर वो रोड बनती है, वो एक्सप्रेसवे बनती है, तो उससे फिर जो ट्रैवलिंग है उसमें शायद 2 से 3 घंटे का जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, कम हो जाएगा। अभी अभी जो श्रीनगर जम्मू की रोड है फखर भाई, वो ऑल वेदर रोड नहीं थी पहले एक टाइम में। अब उसमें ये जो कुछ पहाड़ थे, मान लीजिए पहाड़ ऐसा, तो उसमें ऐसे-ऐसे घूम-घूम के टनल जी, बनने के बाद करीब अब ये जो 2-3 टनलें एक बन गई है, एक ये बन रही है जो इनॉग्रेशन होगा, 4 से 5 घंटे का टाइम बचेगा। जहाँ पहले 12 घंटे, 10 से 12 घंटे आपको लगते थे, वो सफर जी, आप 6 घंटे में तय करेंगे। बिल्कुल, अब ये ऑल वेदर रोड होगी। इससे कनेक्टिविटी बेटर होगी, ट्रेड कॉमर्स अच्छा होगा, ज़बरदस्त। कनेक्टिविटी विद रेस्ट ऑफ द इंडिया अच्छी होगी, और जम्मू से तो जैसे आप जम्मू हिट करेंगे, जम्मू से दिल्ली आज की डेट में 6 से 8 घंटे में आदमी पहुँच जाता है। एक्सप्रेसवे है, ऑलरेडी है, तो और भी उनमें क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं, उनको क्या, वो तो कल पता लगेगा, बट काफ़ी स्कीम्स कल कुछ अनाउंस करने वाले हैं। और राइट, और ऑलरेडी हर विलेज में अभी जी, ब्रॉडबैंड सर्विस है। जितने भी गाँव हैं, ओके। उनमें ब्रॉडबैंड ऑलरेडी पहुँचाना ये स्कीम है। और मतलब ब्रॉडबैंड का मतलब ये नहीं कि हमारे, इंटरनेट कनेक्टिविटी सब जगहों को देनी है। नहीं, नहीं भाई साहब, ब्रॉडबैंड का मतलब हमारे यहाँ है करीब 100 एमबीपीएस अप, 100 एमबीपीएस डाउन। एग्ज़ैक्टली, मतलब 4G या 5G का कनेक्शन जो हो रहा होता है। काइंड ऑफ सर्विस वो हर जगह पहुँचानी है, ताकि वो जो गाँव वाले हैं या वो भी है, वो भी मेन स्ट्रीम से जुड़े। तो ये एक सेरेमोनियल विज़िट है, ये पॉलिटिकल विज़िट नहीं है। ठीक है। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल सुमित जी, एक तो ये है कि जो जिस एरिया में मतलब जा रहे हैं गालिबन, वहाँ पे या उसके आस-पास कुछ शंजुआ कोई एरिया था, वहाँ पे फौजी छावनी पे जुम्मे को कोई अटैक किया था। जी, मतलब आप लोगों के यहाँ उनको टेररिस्ट और हमारे यहाँ अस्करियत पसंद कहा जाता है, पता नहीं मैं उसको क्या कहूँ, लेकिन खैर एक इंसर्जेंट या जो भी व्हाटएवर द थिंग इज़। जी। तो कहते हैं कि ये मतलब उससे 2 दिन पहले हुआ है। तो इसके हवाले से, क्योंकि कहते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा था कि मोदी जी जब विजिट करेंगे तो इस तरह की चीजें होने का खतरा है। जी। देखिए, ये रिपोर्ट तो है फ़खर भाई, डेफ़िनिटली एक रिपोर्ट है। जेएंडके पुलिस का फॉर्मल अलर्ट भी आया था इस पे, आई थिंक शायद जी, डीजीपी साहब ने जारी किया था। वो जो शिंजवान का कैंप है, उसके आस-पास काफ़ी रोहिंग्या है, काफ़ी बांग्लादेश के आए हुए लोग हैं, और मैक्सिमम रोहिंग्या है। और जहाँ भी उस कैंप का अगर आप हिस्ट्री देखो, उसपे कुछ ना कुछ होता रहता है। और इसमें ये माना जाता है, जो इसके आस-पास ये रोहिंग्याओं की आबादी है, इनमें इनका इनका कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हाथ रहता है ज़रूर। इनको मतलब इनके थ्रू ये फैसिलिटेट करवाया जाता है। तो ओके, इसीलिए ये बिल्कुल एडवाइजरी आई थी, और कुछ अटैक छोटा-मोटा हुआ भी था, और एक अटैक होने की संभावना को भी लेके बताया गया था। ओके, क्योंकि देखिए, जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब आते हैं, कोई भी बड़ी डिग्निटरी आती है, कुछ ना कुछ यहाँ कराया जाता है, क्योंकि तभी तो जी, वर्ल्ड मीडिया उस न्यूज़ को पकड़ेगी। अगर कल मोदी जी वहाँ जाते हैं और अगर कुछ अटैक होता, तो पूरी वर्ल्ड मीडिया इसको पकड़ लेगी। अगर आज की डेट में अटैक होगा तो कोई कवर नहीं करेगा, छोटी-सी खबर बन के हुँ, निकल लेगी। बट अगर कल बिल्कुल। होता है, तो एक बहुत बड़ी खबर बन जाएगी, और फिर सिक्योरिटी लैब्स की बातें होंगी, फिर टीवी पे डिबेटें होंगी, खूब सारा इसमें ओके, होगी। ओके सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मोदी जी और क्या-क्या चीज़ें करेंगे उसको किसी नेक्स्ट मतलब डिबेट में हम लोग कवर करेंगे कि कश्मीर के हवाले से और जम्मू में जो कुछ किया उन्होंने, उस हवाले से आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फ़खर भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।